हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द एम्परर फर्स्ट वाइफ का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। एपिसोड के शुरुआत में शादी को लेकर जो सवाल आपके दिमाग में है कि हाँ, लैन क्लैन के जो नियम हैं उन्हें तो शादी में कुछ किया ही नहीं गया है। जैसे फॉरेड रिबन उसे बांधा नहीं गया है, ना ही वांग जी ने उसे विंग को दिया है, ना ही विंग ने छुआ है, ये सब कुछ है ना। और भी नियम है तो पहले ही मैंने क्लियर कर दिया है कि विंग के अपने नियम हैं वी क्लैन के, और वांग जी के अपने नियम हैं लैन क्लैन में। लेकिन उन दोनों का शादी ना ही विंग क्लैन में हुआ है और ना ही लैन क्लैन में। वो शादी तो हुआ है एक जंगल के अंदर एक देवी के मंदिर में, और वो भी शादी देवी के मर्जी से हुआ था। तो शादी के सारे रिचुअल्स उस देवी के हिसाब से ही किए गए थे। मतलब जो कुछ भी रिचुअल बोला गया था, वो जो बूढ़ा बाबा है उसने जो कुछ भी बोला, विंग और वांगजी ने वही किया था। और आप लोग परेशान मत हो जाइए, ये बस एक साधारण शादी है, मेन शादी बाकी है अभी। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था महाराज विंग और राजकुमार लान वांगजी का शादी हो गया था। शादी के बिना कोई दूसरा चारा नहीं था, शादी के बिना वो दोनों उस मंदिर से नहीं निकल सकते थे। तो शादी को वांगजी के हिसाब से वांगजी ने विंग को पहले तो प्रस्ताव दिया था ना। सबसे पहले वांगजी ने ही पूछा था कि महाराज क्या हम शादी कर सकते हैं, मतलब सिर्फ एक समझौता यहाँ से निकलने का, और यहाँ से निकलने के बाद हम दोनों ही इस बारे में भूल जाएंगे। तब तो विंग ने मना कर दिया था, लेकिन विंग उसके बाद खुद से ही वांगजी के लिए अपना हाथ बढ़ा देता है और वांगजी से शादी के लिए पूछता है। फिर क्या, कोई चारा नहीं था, वांगजी और विंग के शादी के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। उन दोनों का शादी हुआ और वो दोनों उस मंदिर से निकल भी आए। हालांकि अब वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। और उसके बाद एक एक करके वांगजी के भाई, वांगजी के डिसिपल्स और फिर महाराज विंग के डिसिपल्स सब आ गए थे। तो अब हम आगे देखते हैं। हाँ, राजधानी से आए हुए 1 महीना हो गया था, पूरा 1 महीना गुजर गया था। 1 महीने पहले का वो दिन वांगजी भूल नहीं पाएगा, कभी नहीं। वांगजी के दिलो दिमाग में वो चीज़ें भरा पड़ा है। नहीं, वांगजी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसे उस समझौते की शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो शादी बस एक समझौता था और कुछ नहीं। और वांगजी को उस बारे में भूल जाना है, सिर्फ भूल जाना है। ये बात वांगजी बार बार खुद को समझा रहा था, लेकिन क्या वो समझ पा रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी बार खुद को समझाने के बाद भी घूम फिर कर वांगजी क्यों महाराज विंग के बारे में सोच रहा है। वांगजी को ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज विंग के बारे में वांगजी को नहीं सोचना चाहिए। वो दोनों ही एक दूसरे दुनिया के हैं। मतलब महाराज विंग का दुनिया और वांगजी का दुनिया अलग है, उनका रास्ता अलग है और वो कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं। एक होने के बारे में सोचना भी गलत है, सोचना भी नहीं है वांगजी को। इतना समझाना, इतना कुछ अपने आप को बोलना, सब बेकार जा रहा था। वांगजी पागल हो रहा था, वो पागल हुए जा रहा था। क्यों वो अपने आप को इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। कुछ है जो महाराज विंग के साथ वांगजी को बहुत जुड़ा हुआ महसूस करवा रहा था। क्या वो शादी इसका वजह है? वांगजी ये मानना नहीं चाहता है, बिल्कुल मानना नहीं चाहता, लेकिन वो क्या करे। वो अपने आप को रोक भी तो नहीं पा रहा था। वो अपने आप को किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। लैन शिचैन ने इस बात को गौर किया कि वांगजी परेशान है। वो किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान है, किसी चीज़ को लेकर वो बहुत सोच रहा है, लेकिन वो क्या, ऐसा क्या है? लैन शिचैन ने वांगजी से पूछा, वांगजी क्या हुआ है, क्या सोच रहे हो, तुम परेशान दिख रहे हो, सब ठीक तो है ना? क्या ऐसा कुछ है जो तुम मुझे नहीं बता पा रहे हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। वांगजी ने तुरंत इनकार कर दिया और बोला, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है भाई, मैं बस ऐसे ही, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। ये कह के वो बस सारे सवालों से भाग आया।
उसके भाई को भी पता चल गया है। कुछ दिनों में आसपास के लोग भी इस बात को महसूस करना शुरू करेंगे कि राजकुमार लान वांगजी परेशान है किसी चीज़ को लेकर, उनका ध्यान नहीं है अपने काम पर। यहाँ तक कि वांगजी जो नियमों के पक्का है, उससे नियम भंग भी हो रहा है। वांगजी पागल हो रहा है। अब यहाँ से हमें विंग को दिखाया जाता है। वी महल, जहाँ पर विंग अपने निजी कमरे में बैठा हुआ है। ये उसका शयन कक्ष नहीं है, यहाँ पर वो काम करता है। ये विंग का अध्ययन कक्ष है। बहुत बड़ा एक कमरा, जहाँ पर एक पूरा छोटा महल समा सकता है। इतने बड़े कक्ष में हर जगह बहुत सारी किताबें, बहुत सारे ज़रूरी दस्तावेज़ रखे हुए हैं और विंग उस कमरे के बीचों बीच बैठा हुआ है। वहाँ पर भी सिंहासन है। वो अपने सिंहासन में बैठा हुआ है और उसके सामने एक बड़े से टेबल के ऊपर बहुत सारे कागजात फैले हुए हैं। हालांकि विंग कोई काम नहीं कर रहा था। वो अपना सर उस टेबल के ऊपर रख कर अपने आँखों को बंद किए हुए बैठा हुआ था। वो एक राजा है, हज़ारों काम है उसके सर पर, लेकिन पिछले 1 महीने से उसे क्या हो रहा है, उसका मन नहीं लगता कोई काम करना। उसे उसे हमेशा उसे हमेशा राजकुमार लान वांगजी का ही ख्याल आता रहता है। अजीब व गरीब ख्याल। वो क्या कर रहे हैं, वो ठीक तो है? और एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा है। नहीं, शादी से पहले विंग ने ये बात नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। जैसे राजकुमार लान वांगजी ने विंग को कहा था कि ये एक समझौता है, विंग ने शादी से पहले और शादी के वक्त भी कभी भी राजकुमार लान वांगजी को नहीं कहा था कि ये एक समझौता है, क्योंकि शादी कभी समझौता नहीं हो सकता। शादी एक ऐसा चीज़ है जिसे अगर आप बंध गए तो बस बंध गए। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये एक बेरी है, यहाँ से कभी निकल नहीं सकते। ये एक ऐसा रिश्ता है जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी रिश्ते में आता है और आपको इस रिश्ते को हमेशा संजो कर रखना चाहिए, सबको संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर आप शादी से खुश नहीं हो या फिर शादी में बहुत सारे परेशानियाँ आता है, कभी कभी बहुत बुरी तरीके से आपको धोखा मिलता है, कभी कभी आपको दिमागी तौर से या फिर शारीरिक तौर से भी चोट पहुंचता है, तब अगर आप अलग होना चाहें तो अलग हो सकते हैं, लेकिन शादी कभी एक समझौता नहीं हो सकता। विंग को पता है शादी का मतलब क्या है और एक राजा के शादी का मतलब क्या है, जो शायद राजकुमार लान वांगजी को नहीं पता। लेकिन जब राजकुमार लान वांगजी के मुंह से समझौते की बात को विंग ने सुना था और शादी होने के बाद भी राजकुमार लान वांगजी ने जब समझौते की बात को कहा था, तब विंग ने अपने आप को रोक लिया था राजकुमार लान वांगजी को ये बताने से कि एक राजा के शादी का मतलब क्या होता है। वांगजी के ज़िंदगी में विंग जुड़ा है या नहीं ये विंग को नहीं पता, लेकिन विंग के ज़िंदगी में, महाराज वी वुशियान के ज़िंदगी में राजकुमार लान वांगजी जुड़ गए हैं बहुत बुरी तरीके से। ये बात विंग को इस 1 महीने में हर पल महसूस हुआ, लेकिन विंग ने वांगजी को जाने दिया। विंग ने वांगजी को रोका नहीं, क्योंकि राजकुमार लान वांगजी नहीं रुकना चाहते थे। राजकुमार लान वांगजी ने ये एक समझौते की तरह लिया था, तो ज़बरदस्ती करने का कोई मायने नहीं होता है। इतना सब कुछ समझने के बाद भी विंग का दिल नहीं समझ रहा था। विंग को अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। बार बार उसे राजकुमार लान वांगजी को देखने का मन कर रहा था। नहीं, विंग एक बार के लिए भी ये नहीं सोच रहा था कि राजकुमार लान वांगजी को अपने पास लाया जाए, राजकुमार लान वांगजी को बुलाया जाए, ये सब नहीं। बस किसी तरीके से एक बार अगर देखने का मौका मिल जाता, ये अजीब सा एक ख्वाहिश, एक अजीब सा इच्छा जाग रहा था। विंग के परेशानी को विंग के आसपास के कुछ लोग जो विंग के आसपास हमेशा रहते हैं, उन्होंने महसूस किया। जैसे विंग के निजी जो सुरक्षा गार्ड है वो जियांग चैंग और
जुयांग और विंग का सबसे करीबी कॉन्क्यूपाइन शाओ शिनचैन। शाओ शिनचैन जो विंग के लिए अपने हाथों से चाय बनाकर लेकर आया था, उसने जब विंग को अपना सर टेबल पर रखे हुए अपनी आंखों को बंद करके शांति से बैठे हुए देखा तो वो थोड़ा परेशान हो गया। महाराज को ऐसे देखना थोड़ा थोड़ा अजीब है, क्योंकि महाराज ऐसे नहीं रहते हैं। वो हमेशा अपने काम में रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जब भी वे ऐसे बर्ताव करते हैं तब कुछ बड़ा समस्या सामने आया है। ये सोचते हुए शाओ शिनचैन आगे आया और चाय के प्याले को रखा। ऐसा नहीं है कि विंग सोया है, नहीं, और विंग को पता है कि शाओ शिनचैन आया है, लेकिन विंग उठा नहीं। अपने सर को भी उसने नहीं उठाया और ना ही उसने कुछ कहा। शाओ शिनचैन विंग को देखता है और फिर अपने हाथ को विंग के सर पर लेकर जाता है। विंग के सर को धीरे धीरे सहलाने लगता है। विंग ने बिना कुछ बोले अपने आप को शांत किया। हाँ, शाओ शिनचैन के आसपास होने से विंग खुद को शांत कर पाता है। जब भी वो बहुत परेशान होता है, बहुत बड़े बड़े परेशानी में घिरा हुआ रहता है, तब शाओ शिनचैन उसके आसपास रहता है, जो विंग को अच्छा महसूस कराता है। और विंग को शाओ शिनचैन सिर्फ उसके आसपास रहने से ही फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि शाओ शिनचैन एक बहुत अच्छे बुद्धिजीवी भी है। शाओ शिनचैन ऐसे ऐसे चीज़ों का तोड़ निकाल देते हैं जो विंग के मंत्री सभा में या फिर विंग के अधीन जितने भी क्लैन लीडर्स हैं वो भी नहीं समझ पाते। तो हाँ, विंग खुद को शांत कर रहा था। काफ़ी देर बाद विंग ने अपना सर ऊपर उठाया और शाओ शिनचैन की तरफ देखा और कहा, शिन, बैठो मेरे पास। शाओ शिनचैन मुस्कुराते हैं और विंग के पास बैठ जाते हैं। फिर विंग ने अपने आप को शाओ शिनचैन के शरीर के ऊपर एकदम अपने पूरे शरीर को लीन कर दिया था। विंग का कंधा शाओ शिनचैन के कंधे के ऊपर था। विंग ने अपने आप को अच्छे से बिठाया और कहा, मेरा सर दबा दो शिन, सर बहुत दुख रहा है। शाओ शिनचैन ने मुस्कुराया और विंग के सर को दबाने लगा। कुछ देर सर दबाने के बाद शाओ शिनचैन ने पूछा, तो महाराज, मुझे बताएंगे क्या हुआ है? आप इतना परेशान क्यों हो? कौन सा चीज़ आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है? विंग ने अपनी मुट्ठियों को कस लिया था। शाओ शिनचैन को ना बताने का कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ राजकुमार लान नहीं चाहते हैं इस बारे में किसी को पता चले, इसलिए विंग ने अपने आप को रोक लिया और कहा, मैं बस परेशान हूँ एक ऐसे चीज़ के लिए जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता शिन। शाओ शिनचैन ने कुछ देर विंग को देखा और कहा, ठीक है, आप मत बताइए, लेकिन आप इतना परेशान मत होइए। जो भी है ठीक हो जाएगा। जो चीज़ आपको परेशान कर रहा है उसका तोड़ आपको मिल जाएगा। शाओ शिनचैन की बात को सुनकर विंग मुस्कुरा देता है और अपने सर को शाओ शिनचैन के कंधे पर रख देता है। फिर कहता है, एक बात बताऊं शिन? शाओ शिनचैन ने बोला, हाँ बताइए महाराज। विंग ने कहा, शायद शायद मैंने कुछ बुरा किया है। शायद जो मुझे नहीं करना चाहिए था मैंने वही किया है शिन, और इसका अंजाम सही नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। शाओ शिनचैन बिना ज़्यादा चिल्लाए या फिर ज़्यादा हैरान हुए, परेशान हुए विंग की बातों को सुनता है। हालांकि वो अपने मन ही मन परेशान हो गया था, लेकिन वो विंग के सामने वो दिखाता नहीं है और चुप रहता है। विंग शाओ शिनचैन के शांत चेहरे को देखता है और उठकर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो शिन, जो भी परेशानी है उससे मैं उभर जाऊंगा। मेरे दिल और दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है, तो बस मैं चाहता हूँ वो जवाब मुझे जल्द से जल्द मिल जाए। जब मुझे वो जवाब मिल जाएगा तब मैं आशा करता हूँ कि मेरा परेशानी भी चला जाए। शाओ शिनचैन ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर विंग ने शाओ शिनचैन के लाए हुए चाय को पिया जो ठंडा हो चुका था। शाओ शिनचैन ने कहा भी कि मैं इसे गर्म कर देता हूँ, लेकिन विंग ने मना कर दिया। शाओ शिनचैन बहुत सारा काम करता है,
महल को संभालने का, बाकी कंक्यूपाइंस को संभालने का। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंक्यूपाइंस हैं जो शाओ शिनचैन की मदद करने के लिए तैयार है और मदद करते हैं। अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग लोगों के पास है, लेकिन फिर भी शाओ शिनचैन का जिम्मा थोड़ा ज़्यादा है। विंग जो चाय पीने के बाद अपने काम में लग गया था। एक राजा होने के नाते ज़्यादा देर वो अपने सोच में खोया नहीं रह सकता। काम तो उसे करना ही है। वो अपने काम करने के लिए लग गया था। पूरा दिन काम करने के बाद थक हार कर विंग जब अपने कमरे में गया तब उसे बस सोना था। वो अपने बिस्तर में गया और लेट गया। आज उसे अपनी माँ से मिलने जाना था, लेकिन उसके पास समय नहीं है। वो जा ही नहीं पाया। कल जाएगा। कल सबसे पहले वो अपने माँ से ही मिलेगा। ये सोचकर विंग ने अपनी आँखों को बंद कर लिया और वो सो भी गया था। आँखों को बंद करने के तुरंत बाद वो सो गया था। पूरा दिन मेहनत और पूरे दिन का जो अलग से दिमागी मेहनत हुआ है विंग का, दिमाग में अलग अलग सोच को लाना, चीज़ों को लाना, उससे विंग थक गया था तो वो सो गया था। तुरंत ही सो गया था, लेकिन उसका नींद ज़्यादा देर नहीं टिका। हाँ, क्योंकि तकरीबन आधी रात के वक्त विंग उठ गया। वो हाँफ रहा था, पसीने से उसका पूरा शरीर भीग गया था। विंग उठा और उसने आसपास देखा। उसने सपना देखा। उसने बुरा सपना देखा। अजीब है, ये कैसा सपना है? विंग ने देखा राजकुमार लान वांगजी को। विंग ने देखा राजकुमार लान के क्लैन को जलते हुए, लैन क्लैन को। ये कैसा सपना था? लैन क्लैन, क्या वो ठीक है या फिर ये बस एक बुरा सपना है? आज पूरा दिन क्या, पिछले 1 महीने से मैं बस लैन क्लैन और राजकुमार लान वांगजी के बारे में सोच रहा हूँ। शायद इसलिए ये बुरा सपना आया है। ये सब कुछ सोचते हुए विंग दोबारा लेट गया था बिस्तर पर, लेकिन उसे नींद नहीं आया और चैन वो तो काफ़ी पहले ही गायब हो गया था। पता नहीं क्यों विंग इस बार खुद को रोक नहीं पाया। उसे जाना होगा, अभी उसे निकलना है। ये सोचकर विंग तुरंत अपने कपड़ों को बदलता है और महल के अपने कमरे के खिड़की से निकल जाता है। सीधा वो अपने कमरे के खिड़की से निकलकर बाहर चला गया था। इतने सफाई से गया था कि किसी को पता ही नहीं चला था कि महाराज नहीं है। हालांकि जाने से पहले विंग ने एक चिट्ठी लिखकर छोड़ दिया था। विंग को पता है कि शाओ शिनचैन या फिर उसके निजी गार्डों को मिल जाएगा। हालांकि वो लोग परेशान होंगे, लेकिन विंग को अभी जाना ही होगा और विंग अपने साथ किसी को ले जाना नहीं चाहता है, इसलिए विंग अकेला ही निकल पड़ा। यहाँ से हमें अगले सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ पर लैन क्लैन का सुबह और शुरुआत दिन का एकदम साधारण तरीके से ही हुआ था। जैसे हर दिन होता है वैसा ही लैन वांगजी, जो खुद से वो जूझ रहा था, लेकिन अपने क्लैन के ड्यूटीज़ वो पूरा निभा रहा था। तो अपने काम करता है, क्लासेस लेता है, खुद क्लासेस करता है और फिर अभ्यास करता है। पूरा 4 घंटे वो अभ्यास करता है तलवारबाजी का। अभ्यास के बाद लैन वांगजी बैठ गया था कल्टीवेट करने के लिए। लैन शिनचैन ने बस वांगजी को देखा और कहा, वांगजी, अपने ऊपर इतना ज़ोर क्यों डाल रहे हो? वांगजी ने अपने भाई को फिर से कहा, मैं बस चाह रहा था अच्छे से अभ्यास करने के लिए, आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है भाई। लैन शिनचैन ने अपने सर को हाँ में हिला तो दिया था, लेकिन क्या लैन शिनचैन ये मान रहे थे? नहीं। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो परेशान है वांगजी के लिए, वो चिंतित है वांगजी के लिए। इसमें वांगजी क्या ही कर सकता है? वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है और आशा है कि जल्द ही वो खुद को संभाल लेगा और ना ही उस दिन के बारे में याद करेगा और ना ही महाराज विंग के बारे में। पूरा दिन गुजरने के बाद रात के खाना हो जाने के बाद वांगजी जंक्शन में वापस आया और वो लेट गया। 9 बज गए हैं। उसके नाइट ड्यूटीज़ नहीं है तो वांगजी बिस्तर पर लेट गया और अपने आँखों को
बंद कर लिया। उसे सोना है। काफ़ी दिनों से उसने चैन का नींद नहीं सोया था। उसे नींद ही नहीं आ रहा था। ये चीज़ वांग जी को परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये सब सोचते हुए वांग जी सोने का कोशिश करता है। नहीं, हमेशा की तरह जो पिछले 1 महीने से हो रहा है, वांग जी को नींद नहीं आ रहा है। वांग जी करवट लेता है इधर उधर। 1 घंटे तक तो वो इधर उधर करवट ही लेता रहता है, लेकिन नींद नहीं आता। वांग जी उठकर बैठ जाता है और बिस्तर से नीचे उतरकर सीधा अपने पढ़ाई के टेबल पर चला गया था। वहाँ पर जाने के बाद वांग जी ने किताबों को ढेर खोल लिया। एक के बाद एक किताब खोलकर अपने सामने रखा और वहाँ से वो पढ़ने लगा। लेकिन कोई भी चीज़ उसका मन नहीं बहला पा रहा था। कोई भी चीज़ उसे एक जगह बैठे रहने पर या फिर ध्यान लगाकर सब कुछ भूलकर पढ़ने पर मजबूर नहीं कर रहा था। तभी उसके दरवाज़े पर आवाज़ हुआ। कोई दरवाज़े को बाहर से पीट रहा है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। क्या कोई डिसिपल है? क्या कुछ हुआ है? क्या अंकल ने बुलाया है? ऐसे कई सवाल वांग जी के दिमाग में आए। वांग जी ने अपने बेचन को अपने हाथ में लिया और वो उठकर खड़ा हो गया। अभी कम से कम रात के 11 बज गए हैं या फिर उससे भी ज़्यादा रात हो गया है। तो इस वक्त कौन आ सकता है? ये सोचकर वांग जी आगे बढ़ गया। दरवाजे के सामने जैसे ही वांग जी खड़ा हुआ, एक बार फिर दरवाजे पर आवाज़ हुआ। वांग जी ने दरवाज़ा अंदर से पकड़ा। खोलेगा या नहीं खोलेगा, ये उसका प्लान है। वांग जी को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये सोचते हुए वांग जी ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही वांग जी ने दरवाज़ा खोला ना, उसे बस एक काला परछाई ही दिखा और वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो परछाई वांग जी को धकेलते हुए जंगशे के अंदर लेकर चला गया था। पीछे से दरवाज़ा बंद होने का आवाज़ हुआ, जो थोड़ा तेज़ था। रात के अंधेरे में जहाँ पर हर जगह सन्नाटा था, वहाँ पर दरवाज़ा बंद होने का आवाज़ थोड़ी तेज़ी से ही सुनाई दिया। वांग जी उस आवाज़ से होश में वापस आया था और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा था। ये कौन है? लैन क्लैन में कैसे आया और जिंगशी तक कैसे आया? जिंगशी और हानशी, ये दोनों ही मेन क्लैन से दूरी बनाकर बनाया गया था, क्योंकि वांग जी को अकेला रहना मतलब थोड़ा सबसे अलग रहना ही पसंद था। और वांग जी जहाँ पर वहीं पर लैन शिचैन भी। लेकिन अपने भाई के पसंद को देखते हुए लैन शिचैन ने हानशी और जिंगशी में थोड़ा दूरी बना दिया था। यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है ना। जिन्हें लैन क्लैन के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कभी जिंगशी तक इतने आसानी से नहीं पहुंच सकते। तो ये कौन है? क्या ये कोई घुसपैठिया है? क्या लैन क्लैन के ऊपर हमला हुआ है? इतने सारे सवाल वांग जी के दिमाग में आ रहा था, क्योंकि उस इंसान का आंखें दिख रहा था, वो भी बहुत कम, और वो आंखें चमक रहा था। सुनहरे रंग में वो आंखें चमक रहा था। सर से लेकर पैरों तक काले कपड़े से वो इंसान ढका हुआ था। ये कौन है? वांग जी जब अपने सवालों का जवाब नहीं पाता, तब वो उस इंसान को अपने से दूर करने की कोशिश करने लगा। वह इंसान भी शायद समझ गया था कि वांग जी छूटने का कोशिश कर रहा है। वांग जी को लगा कि वो इंसान और ज़्यादा सख्ती से पकड़ेगा, लेकिन नहीं, उस इंसान ने वांग जी को छोड़ दिया। वांग जी के हाथों को और वांग जी के कमर को छोड़ दिया था। वांग जी जो पहले हैरान हो गया था, मतलब अगर ये कोई दुश्मन है तो उसने वांग जी को छोड़ा क्यों? उसके पास मौका था वांग जी को मारने का, लेकिन उसने वांग जी को छोड़ दिया। अभी ये सारे सवाल का वक्त नहीं है। वांग जी ने अपने बिचन को निकाला और कहा, कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी उस काले कपड़े पहने हुए इंसान ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और कहा, यंग मास्टर, ये मैं हूँ। पहले वांग जी को लगा कि शायद उसका जो कान है वो बज रहा है, शायद वो कुछ अलग सुन रहा है, शायद वो कुछ अजीब सुन रहा है।
नहीं, वो जो सुन रहा है वो गलत है, ज़रूर गलत है। ये सोचते हुए उसने दोबारा कहा, कौन हो तुम? दोबारा उस काले कपड़े में ढका हुआ इंसान कहता है, यंग मास्टर, ये मैं हूँ। क्या आप मुझे भूल गए हो? अब वांगजी ने एकदम साफ साफ स्पष्ट तरीके से सुना और उसके मुंह से हल्का सा चीख निकल गया और कहा, क्या क्या महाराज, महाराज? वांगजी ने दोबारा चिल्लाते हुए कहा। तभी हाँ, वो विंग था। विंग ने अपने काले मुखौटे को अपने चेहरे से हटाया और वांगजी की तरफ देखा और कहा, शांत रहिए, आप चिल्ला रहे हैं, क्या आप सबको बुलाना चाहते हैं? क्लैन में बहुत सारे डिसिपल्स हैं जो रात को पहरा दे रहे हैं, आसपास भी है शायद कुछ लोग। अगर उन्होंने आपके चिल्लाने को सुन लिया तो वो तुरंत आ जाएंगे। विंग चेतावनी दे रहा था, लेकिन वांगजी के दिमाग में क्या वो चेतावनी घुस रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वांगजी तो बस विंग को देख रहा था। वांगजी का हाथ पैर कांप रहा था। एक महीने से वांगजी जिस इंसान को भुलाने का कोशिश कर रहा है अपने दिलो जान से, लेकिन भुला नहीं पा रहा है। वांगजी जिसने सोच लिया था कि वो कभी राजधानी नहीं जाएगा और ना ही कभी महाराज से मुलाकात करेगा, यही उन दोनों के लिए अच्छा है। वो महाराज वांगजी के सामने खड़े हैं, वांगजी के घर के अंदर, जिंगशी के अंदर वांगजी से 2-3 कदम दूर खड़े हैं और वांगजी बस विंग को देख रहा है, महाराज के चेहरे को देख रहा है। दूसरी तरफ विंग का हाल भी एकदम एक जैसा ही था। विंग अपने चेहरे से मुखौटा हटाकर वांगजी के चेहरे को देख रहा था। वांगजी का वह हैरान परेशान चेहरा, वांगजी की आंखें जो विंग के चेहरे को गौर से देख रहा था। शायद राजकुमार लान समझने की कोशिश कर रहे थे कि महाराज सच में आए हैं या नहीं। विंग ने ये बात महसूस किया। ना चाहते हुए भी विंग के दिल में एक अजीब सा खुशी दौड़ गया था और विंग ने अपने उस खुशी को जाहिर करते हुए कहा, क्या यंग मास्टर ने मुझे याद किया? यंग मास्टर, आपको देखकर लग रहा है कि आप खुश हो मेरे यहाँ पर आने से। विंग के बात को सुनकर वांगजी होश में आ गया था। वांगजी ने तुरंत अपने आप को संभाला और कहा, महाराज, आप यहाँ पर कैसे? आप इस तरीके से ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं महाराज? आपको किसी ने देखा तो नहीं? और आप यहाँ पर लैन क्लैन में क्या कर रहे हैं? इतने सारे सवाल। विंग ने ये सारे सवाल सुने और मन ही मन उसे ये पसंद नहीं आए। इतने सारे सवाल तो बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो विंग ने धीरे से कहा, राजकुमार लैन, सांस लीजिए। जैसे ही विंग ने लान वांगजी को राजकुमार लैन कहा, तभी वांगजी जैसे थोड़ा बहुत अपने आप को संभाल पाया और गहरे से सांस लेते हुए कहा, महाराज, माफ़ कीजिएगा, मैं बस तैयार नहीं था। विंग एक कदम आगे आया और कहा, मुझे पता है और मैं भी यहाँ नहीं आना चाहता था। विंग ने हिचकिचाते हुए कहा। विंग की बात को सुनकर वांगजी कुछ और ही सोच लेता है। वांगजी ने कहा, क्या आप फिर से किसी ज़रूरी काम के लिए, किसी गुप्त काम के लिए निकले हो? विंग ने वांगजी की तरफ देखा कुछ देर और फिर धीरे से बिना कुछ बोले अपना सर हाँ में हिला देता है। वांगजी शांत हो गया था। उसे शांति मिला। महाराज यहाँ पर उससे मिलने नहीं आए हैं, बल्कि किसी गुप्त काम से आए हैं। शायद पिछली बार की तरह वो यहाँ पर आए हैं क्योंकि लैन क्लैन रास्ते में पड़ गया है। ये सारे कुछ वांगजी ने अपने दिमाग में ही सजा लिया था। वांगजी ये सब कुछ सोच रहा था ना, तो उसने अब तक अपने हाथों पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसके दाहिने हाथ में जैसे ही वांगजी का ध्यान गया ना, वैसे ही वो हैरान हो गया। खून, उसके हाथ एकदम लाल हो गया था। इतना सारा खून उसके हाथ में कैसे आया? वांगजी ने हैरानी से अपने हाथ को निहारा और वो समझ नहीं पाया।
उसे तो कहीं चोट नहीं लगा है। जैसे ही वांग जी ने महसूस किया उसे चोट नहीं लगा है, वैसे ही वांग जी सामने देखता है और कहता है, महाराज ये। विंग वांग जी के हाथ में लगे खून को देखता है और फिर अपने बाएं हाथ को पकड़ लेता है, अपने बाएं हाथ के बाजू को पकड़ लेता है और कहता है, वो मुझे बस थोड़ा सा चोट लग गया था। विंग हर बात पर हिचकिचा रहा था। विंग के ऐसे हिचकिचाने से वांग जी को बहुत गुस्सा आया। वांग जी सब कुछ भूल गया। विंग यहाँ पर क्यों आया है, विंग को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, वो विंग का चेहरा नहीं देखना चाहता था, ये सब कुछ वो भूल गया। और एक अजीब सा अधिकार बोध उसके अंदर जाग गया। ना चाहते हुए भी उसे महसूस ही नहीं हुआ कि कैसे, लेकिन वांग जी आगे बढ़ा और उसने विंग का बायां हाथ पकड़ लिया, विंग के बाजू को देखने का कोशिश किया। काले कपड़े पहने हुए विंग का बाजू खून से भीग गया था। कपड़े का रंग काला था, इसलिए समझ नहीं आ रहा था। वांग जी की आंखों में दर्द साफ साफ दिख गया, जैसे उसे दर्द हो रहा है, ऐसा विंग को महसूस हुआ। वांग जी ने तुरंत विंग को खींच लिया और कहा, महाराज यहाँ पर बैठिए, मेरे पास दवा है, मैं लगा देता हूँ। इतना गहरा चोट लगा है और आपने कहा कि ये थोड़ा सा चोट है। ये कहते हुए वांग जी दौड़ने लग गया था। अपने घर के अंदर वो दौड़ रहा था, दवा ढूंढ रहा था, साफ कपड़ा ढूंढ रहा था दवा लगाने के लिए, पट्टी बांधने के लिए, जो उसे मिल भी गया था। हाँ, लैन क्लैन में सब कुछ तरीके से रखा जाता है, तो हाँ, सब कुछ मिल गया वांग जी को। और सब कुछ लेकर वांग जी तुरंत विंग के पास आ गया था। वांग जी ने विंग के रोप को उतारने की कोशिश किया तो विंग ने मदद किया। हाँ, विंग का जो आउटर रोप है उसको विंग ने उतार दिया। अब वांग जी अच्छे से विंग के बाजू को देख पा रहा था। वांग जी ने दर्द भरे आह भरते हुए कहा, कितना ज़्यादा गहरा चोट है, कितना खून निकल रहा है, और आप ऐसे कैसे बैठे हो। ये कहते हुए वांग जी दवा विंग के चोट पर लगाने लगता है, विंग की चोट को साफ करता है और फिर दवा लगाता है। हर काम वांग जी बहुत ध्यान से कर रहा था। बीच बीच में वो अपने मुंह से फूंक भी मार रहा था। विंग जो वांग जी को देखे जा रहा है, बस देखे जा रहा है, वांग जी के चेहरे को देखे जा रहा है, उसे अच्छा लग रहा है। और ये चोट, ये तो हमें कल पता चलेगा। तो कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। विंग को कैसे चोट लगा है, क्या आप लोग बता सकते हो? कमेंट में बताना। बाय बाय।